नमस्कार, मैं बिंदु पांडे राष्ट्र गौरव हिंदी संस्कृत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सब क्रिया के विषय में पढ़ेंगे, यानी क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया को कैसे पहचाने, क्रिया के कितने भेद होते हैं, यही सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। क्रिया के विषय में अच्छे से पढ़ेंगे। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, यानी ऊपर जो चित्र आपको दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक देखिए कि चित्र में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, यानी कुछ कार्य किया जा रहा है। पहला कार्य यह है कि कुछ लोग पार्क में सैर कर रहे हैं, कुछ लोग टहल रहे हैं पार्क में, कुछ महिलाएं योगाभ्यास कर रही हैं। तो यहाँ कुछ महिलाएं योगाभ्यास कर रही हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, हवा चल रही है और सूर्य निकल रहा है। ये सूर्य निकल रहा है और हवा चल रही है, ये सारे कार्य हो रहे हैं जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इन वाक्यों में रेखांकित अंशों से किसी न किसी काम के होने की सूचना मिल रही है, यानी कोई ना कोई कार्य हो रहा है, इस बात का आपको पता चल रहा है। पहले 3 वाक्यों में क्रिया की जा रही है, यानी किसी के द्वारा की जा रही है, जबकि अगले 2 वाक्यों में क्रिया स्वयं हो रही है, यानी अपने आप हो रही है। यानी कार्य लास्ट के 2 वाक्यों में अपने आप हो रहा है और पहले 3 वाक्य में किसी न किसी के द्वारा किया जा रहा है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि जिस पद से, यानी जिस पद से या जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द के माध्यम से हमें यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या कोई कार्य किया जा रहा है उसे ही क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना, ठीक है। जैसे पढ़ना, चलना, खाना, खेलना, लिखना, हंसना आदि शब्द क्रियाएं हैं, यानी ये सारे जो शब्द हैं ये क्रियाएं हैं, यानी इनके द्वारा कोई भी ना कोई कार्य किया जा सकता है, किया जाता है। पर जब ये क्रियाएं वाक्य में प्रयुक्त होती हैं तब इनका रूप लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से परिवर्तित हो जाता है। जब इन्हीं क्रियाओं का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इनका रूप जो है वह बदल जाता है, लिंग के अनुसार बदल जाता है, वचन के अनुसार बदल जाता है तथा कारक के अनुसार बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे पढ़ना शब्द देखिए, गरिमा पुस्तक पढ़ती है, तो जैसे ही वाक्य में पढ़ना शब्द का प्रयोग हुआ तो लिंग के अनुसार यहाँ पढ़ती है हो गया। यदि गरिमा की जगह राम होता तो हो जाता कि राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य इस प्रकार से हो जाता। दूसरा लिखना देखिए, लिखना शब्द है धवल कलम से लिखता है, तो यह वाक्य देखिए यहाँ धवल एक वचन का ही है, गरिमा भी एक वचन की ही है, लेकिन यहाँ पे कलम से लिखता है, यानी कलम के द्वारा लिखता है, तो यहाँ कारक के अनुसार वाक्य में परिवर्तन हो गया, वाक्य परिवर्तित हो गया। आगे है दौड़ना, बालक दौड़ रहा है, तो यहाँ बालक दौड़ रहा है, यह यदि यहाँ बालक की जगह बालिका शब्द होता तो बालिका दौड़ रही है, यानी लिंग के अनुसार परिवर्तन हो जाता। खाना, मैं फल खाता हूँ, यहाँ मैं फल खाता हूँ यह जो है लिंग के अनुसार बदला हुआ है, पुल्लिंग का प्रयोग है। यहाँ मैं जो शब्द है यह उभयलिंगी है, लेकिन खाता हूँ यह क्या है, यह पुल्लिंग शब्द है। तो यदि यहाँ होता कि वह खाता खाती है तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, यानी वचन, कारक और लिंग के अनुसार जो शब्द होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं वह परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। आगे देखिए, पढ़ती है, लिखता है, दौड़ रहा है, खाता हूं आदि क्रियाओं का सामान्य रूप पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना है। यानी जो पढ़ती है, लिखता है या दौड़ रहा है, खाता हूँ, ये शब्द हैं, इनका जो सामान्य रूप है वह क्या है, वह पढ़ना है, लिखना है, दौड़ना है और खाना है। और इनमें से ना निकाल देने पर जो रूप बचा रह जाता है उसे धातु कहते हैं। यानी ये जो शब्द बनते हैं, सामान्य जो रूप होता है इसमें प्रत्यय लगा करके बनते हैं, यदि उनमें से उनका प्रत्यय निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसे ही धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, दौड़, खा आदि, ये क्या है, ये धातु है। तो क्रियाओं के सामान्य रूप और धातु रूप नीचे दिए जा रहे हैं, यहाँ आपको इसको समझिए कि सामान्य रूप क्या है और धातु रूप क्या है। जैसे उठना, उठना शब्द यह शब्द का सामान्य रूप है, लेकिन इसका धातु रूप क्या है, उठ। उठ धातु से बना हुआ शब्द है उठना, जो इसमें कि ना प्रत्यय जोड़ा गया है, यानी उठ में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द हो जाता है उठना, जो कि शब्द का सामान्य रूप है, क्रिया का सामान्य रूप है, ठीक है। इसी प्रकार लिख धातु में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हो जाता है लिखना, जो कि क्रिया का सामान्य रूप है। सो धातु में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हो जाता है सोना, जो कि क्रिया का सामान्य रूप है।
हंस धातु में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो हो जाएगा हंसना, और यह क्रिया का सामान्य रूप हो जाता है। यानी यदि हम क्रिया के सामान्य रूप से प्रत्यय हटा दें तो वह क्या होता है, वह धातु रूप होता है, वह क्रिया का धातु। यानी जब प्रत्यय हटा दिया जाता है तो वह सामान्य रूप नहीं रह जाता बल्कि धातु रूप हो जाता है, और जब प्रत्यय लगा दिया जाता है तब वह क्रिया का सामान्य रूप होता है। ठीक है, समझ गए। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी जो क्रिया का मूल रूप होता है, वास्तविक रूप होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। तथा धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। यानी क्रिया का सामान्य रूप किससे बनता है, धातु से बनता है। इसको ध्यान रखिएगा कि क्रिया का जो मूल रूप होता है, वास्तविक रूप होता है, वह धातु होता है, उसे धातु कहते हैं, और धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है जो कि प्रत्यय लगा करके बनता है। ठीक है, अब हम क्रिया का भेद देख लेते हैं। क्रिया के भेद यानी काइंड्स ऑफ वर्ब। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया क्या है, जैसे वाक्य है नमिता हंसती है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है। यदि होता कि वह जोर जोर हंसती है तो कर्म होता, तो जहां कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वैसे अ का अर्थ होता है बिना और स का अर्थ होता है साथ। ठीक है, तो जहां स हो, जहां साथ हो यानी किसी कार्य का, वहां पे क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है, और जहां न हो, कोई कार्य न हो, वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, तो यहाँ देखिए धोबी, यदि हम कहें कि धोबी धो रहा है तो क्या धो रहा है यह पता नहीं चलेगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन जो कपड़े शब्द है, जब हम इसको लगा देते हैं तो पता चलता है कि धोबी कपड़े धो रहा है। यानी धोना जो क्रिया है, जो धोबी के द्वारा किया जाने वाला कार्य धोना है, वह कि उसका कर्म क्या है, उसका कर्म कपड़े है। ये जो कपड़े शब्द है यह इसका इस वाक्य में कर्म है, और धो रहा है इस वाक्य की क्रिया है। ठीक है, तो पहले वाक्य में हंसती है, क्रिया से पूरी बात स्पष्ट हो जाती है कि नमिता हंसती है, और क्रिया पद से ही काम की पूर्णता का बोध हो जाता है, यानी कार्य पूर्ण हो जाता है। जबकि दूसरे वाक्य में ऐसी बात नहीं है। धोबी धो रहा है से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वह क्या धो रहा है। जब तक कपड़े न कहा जाए ना, तब तक कथन पूरा नहीं होता। कपड़े संज्ञा पद, धो रहा है क्रियापद का कर्म है। यानी जो कपड़े, यह कपड़े शब्द क्या है, यह संज्ञा है, और यह धो रहा है जो क्रिया है, इसका क्या है, इसका कर्म है। ठीक है, अतः पहले वाक्य की क्रिया हंसती है अकर्मक क्रिया है, यानी उसमें कोई कर्म नहीं है। जबकि दूसरे वाक्य की क्रिया धो रहा है सकर्मक क्रिया है, क्योंकि उसके साथ कपड़े कर्म है। ये जो कपड़े शब्द है यही कर्म है। तो आप देखिए कि किसी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वह कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है या कौन सा कार्य किया जा रहा है, जब यह बताया जा रहा है तो इसका मतलब कि वह वाक्य कर्म के साथ है, और जो वाक्य कर्म के साथ है उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और जिसमें कर्म ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। अ का अर्थ होता है बिना और स का अर्थ होता है साथ, यानी कर्म के साथ और कर्म के बिना। ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती, यानी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वाक्य देख लीजिए, वह जल्दी उठता है, यानी इस वाक्य में पूर्णता की कोई कमी नहीं है, पूरी तरह से वाक्य का अर्थ समझ में आ जा रहा है, स्पष्ट हो जा रहा है कि वह जल्दी उठता है। मैं देर तक सोता हूँ, यह वाक्य भी स्पष्ट हो जा रहा है। जोकर हंस रहा है, यह वाक्य भी पूरा अर्थ अपना दे रहा है। बच्चा रोता है, यह वाक्य भी अपना पूरा अर्थ देता है। इसलिए यहाँ कर्म की इसको कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। दूसरा सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, यानी जिन्हें कर्म की अपेक्षा होती है, कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में पुस्तक जो है, यह पढ़ना जो क्रिया है, इसका क्या है, इसका कर्म है। ठीक है, आगे है उसने खाना खाया, इस वाक्य में खाना जो क्रिया है, इसका कर्म क्या है, खाना, कि उसके द्वारा खाना खाया गया। ठीक है, आगे वाक्य है रवि ने पत्र लिखा, तो इस वाक्य में जो पत्र शब्द है यह लिखने की क्रिया का कर्म है। ठीक है, आगे है गीता रचना को पढ़ाती है, इसमें
किसको पढ़ाती है, यही कर्म है। यानी रचना को पढ़ाती है, तो पढ़ाना जो क्रिया है इसका कर्म क्या है, रचना को। रचना जो शब्द है यह पढ़ाती है क्रिया का कर्म है। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ना, खाना, लिखना, पढ़ाना आदि क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता है। ये क्रियाएं कर्म के बिना पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए ये जो वाक्य हैं ये सकर्मक क्रिया के वाक्य हैं। ठीक है, यानी जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा होती है वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, और जिन्हें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अकर्मक क्रिया का कोई भेद नहीं होता, लेकिन सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। तो हम सकर्मक क्रिया के कुछ भेद जान लेते हैं। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक, दूसरा होता है द्विकर्मक। ठीक है, तो एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में केवल एक कर्म होता है, यानी सिर्फ एक ही कर्म होता है, वहां एक कर्मक क्रिया होती है। इसमें क्रिया से क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, यानी जो वाक्य केवल एक ही कर्म रखते हैं, यदि हम उसमें क्या से प्रश्न करें तो हमें उत्तर मिल जाता है। जैसे राकेश अखबार पढ़ रहा है, तो यदि हम प्रश्न करें कि क्या पढ़ रहा है, राकेश क्या पढ़ रहा है, तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि अखबार पढ़ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि यह एक कर्मक क्रिया है, यानी इसमें सिर्फ एक कर्म का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य है चारू ने गीत गाया। चारू ने गीत गाया, जब हम प्रश्न करेंगे कि चारू ने क्या गाया, तो हमें पता चलेगा कि उसने गीत गाया। तो यहाँ एक ही कर्म है गीत, इसलिए हमको क्या प्रश्न करने पर पता चल जाता है कि इसमें कितने कर्म हैं। ठीक है, आगे है द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कैसे पहचाने, तो द्विकर्मक क्रिया देखिए, जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। यानी आप जब प्रश्न में प्रश्न करेंगे, यानी प्रश्न से प्रश्न करेंगे कि क्या और किसको, इस प्रकार से क्या और किसको लगा करके जब प्रश्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा कि इसमें दो क्रियाएं हैं। जैसे वाक्य देखिए, राम ने रवि को पुस्तक दी, तो किसको दी, तो पता चला कि रवि को दी। क्या दी, पुस्तक दी। तो यहाँ आपको पता चल जाता है कि एक तो रवि है कर्म और दूसरा कर्म क्या है, पुस्तक है। ठीक है, तो जब हम क्या और किसको कह के प्रश्न करते हैं, इसको लगा के प्रश्न करते हैं, तो हमें क्रिया में दो कर्म है इसका पता चल जाता है। जबकि एक कर्मक क्रिया में क्या होती है, उसमें हमें क्या प्रश्न करने से ही, क्या लगाकर प्रश्न करने से ही पता चल जाता है कि इसमें कितने कर्म है। ठीक है, आगे है अन्य उदाहरण देखिए, जैसे मोहन ने सोहन को घड़ी दी। तो यहाँ देखिए, अगर यदि हम पूछें कि किसको दी, तो पता चलेगा कि सोहन को दी, यानी एक कर्म हो गया सोहन। क्या दी, तो घड़ी दी, तो घड़ी दी यानी दूसरा कर्म हो गया। यानी क्या और किसको लगा करके जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस वाक्य में दो कर्म लगे हुए हैं, इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया का वाक्य है। एक और उदाहरण देखिए, रेखा ने सीमा को अपना पता बताया। तो रेखा ने सीमा को अपना पता बताया, तो किसको बताया, जब हम ऐसे प्रश्न करेंगे तो पता चलेगा कि सीमा को बताया। क्या बताया, तो पता चलेगा कि पता बताया। ठीक है, तो यहाँ सीमा और पता ये दो कर्म इस वाक्य में हैं, इसलिए यह वाक्य जो है वह द्विकर्मक क्रिया का वाक्य हुआ। आगे देखते हैं, आगे है हिंदी में कुछ अकर्मक क्रियाओं के सकर्मक रूप बनाए जा सकते हैं, यानी कुछ अकर्मक क्रियाओं से हम सकर्मक क्रिया भी बना सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मरना। मरना जो शब्द है यह अकर्मक क्रिया का शब्द है, अकर्मक क्रिया है। और मारना यह क्या है, यह सकर्मक है। चलना अकर्मक है और चलाना सकर्मक है। उठना अकर्मक क्रिया है और उठाना सकर्मक क्रिया है। बनना अकर्मक क्रिया है, बनाना सकर्मक क्रिया है। सजना अकर्मक क्रिया है, सजाना सकर्मक क्रिया है। सीखना अकर्मक क्रिया है और सिखाना सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार सकर्मक क्रियाओं को अकर्मक क्रिया भी बनाया जा सकता है, यानी कुछ सकर्मक क्रियाएं जो होती हैं उनको हम अकर्मक क्रिया में भी बदल सकते हैं। जैसे घेरना, ये घेरना जो शब्द है यह सकर्मक क्रिया है और घिरना यह अकर्मक है। खोलना यह सकर्मक है, खुलना अकर्मक है। लूटना सकर्मक है और लुटना यह अकर्मक है। इसी प्रकार बांधना सकर्मक है
बंधना अकर्मक है, सुनाना सकर्मक है, सुनना अकर्मक है, पढ़ाना सकर्मक क्रिया है और पढ़ना अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया के विषय में आपको विस्तृत जानकारी मिल गई। आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस क्रिया रूपी पाठ से या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।